हाय। अक्सर जो लोग दुनिया बदलते हैं या जिन्होंने कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया होता है वो गरीब से अमीर बनते हैं। रैग्स टू रिचेस वाली कहानियां होती हैं, लेकिन आज मैं जिस इंसान की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ ये गरीब नहीं थे। बॉर्न विद सिल्वर स्पून वाली कहावत इन पर सही बैठती है, लेकिन अपने टाइम पर इन्होंने जो काम किए उसके बाद इनके खानदान में सारे नामों में सिर्फ इनका नाम चमका। मतलब बाप दादा का नाम लोग भूल गए, ऐसे काम किए थे इन्होंने। मैं बात कर रही हूँ जेपी मॉर्गन की। इनका पूरा नाम जॉन पेरेपॉट, आई होप मैं सही नाम ले रही हूँ, इसीलिए लेट्स स्टिक टू जेपी मॉर्गन। और इन्हें अगर फाइनेंस वर्ल्ड का राजा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज की तारीख में जब किसी देश की इकोनॉमी पर खतरा आता है तो वहां की सरकार केंद्रीय बैंक की ओर रुख करती है। लेकिन इनके टाइम पर अमेरिकन इकोनॉमी जब जब क्रैश होने की कगार पर आई तब भाई इन्होंने अपना मास्टर प्लान दिया गवर्नमेंट को और इकोनॉमी को बचाया। इनफैक्ट आज अमेरिकन इकोनॉमी जैसी दिख रही है ना, उसे बनाने में इसी इन्वेस्टमेंट बैंकर का दिमाग था। आप सोच रहे हैं वाह कितना अच्छा आदमी है, लेकिन जनाब इतने अच्छे कामों के बाद भी इन्हें अमेरिका में लोग पसंद नहीं करते थे। और तो और इन्हें रॉबर बैरन की कैटेगरी में डाला जाता था, यानी वो लोग जो बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया वाला प्रिंसिपल मानते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ लेकिन पैसा पावर कमाओ, ये वाला सिद्धांत ये अपनाते थे। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है इनकी, इनके बारे में हर बात बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले सिर्फ इतना कहना है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, थोड़े और वीडियोस देखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप वीडियोस तो देखने लग गए हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अब सब्सक्राइब करने और दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके साथ से ही हमें हिम्मत मिलती है। कहानी की शुरुआत होती है 17 अप्रैल 1837 को। हार्टलैंड में जॉन पेरेपाट का जन्म होता है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इनकी फैमिली रिच और इन्फ्लुएंसर थी। इनके पैदा होने के साथ ही ऑलमोस्ट इनका करियर डिसाइडेड था, क्योंकि इनके पिता जूनियस स्पेंसर मॉर्गन एक वेल्दी बैंकर थे और हार्टफोर्ड के सबसे बड़े ड्राई गुड्स के होलसेलर होम मैथर एंड कंपनी में पार्टनर थे। वैसे तो ये सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए थे, लेकिन इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। ये बचपन से ही बीमार रहते थे। दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, क्योंकि इन्होंने अपनी बीमारी या तबीयत को करियर में कभी रुकावट नहीं बनने दिया। खैर, इनके पिताजी ने इनके दादाजी की मौत के बाद कंपनी में ज्यादा शेयर्स खरीदे और कंपनी का नाम बदलकर मैथर मॉर्गन एंड कंपनी कर दिया। इनके पिताजी ने जेपी मॉर्गन को फाइनेंस की पढ़ाई करने के लिए 1851 में बोस्टन भेजा था, लेकिन वहां रूमेटिक फीवर की वजह से ये पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और तब इनके डॉक्टर उन्हें किसी दूसरी जगह जाने को कहते हैं और वो एक ब्रेक लेते हैं। खैर, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद वो ठीक होकर बोस्टन जाते हैं और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि इनकी तबीयत, जो मैं बता चुकी हूँ आपको, बचपन से ही खराब रहती थी। इतनी खराब रहती थी कि जब इनकी उम्र के बच्चे पार्क और फील्ड में खेल रहे होते थे तभी अपने घर में फाइनेंस और बैंकिंग से जुड़ी किताबें और बैलेंस शीट पढ़ते थे। लेकिन हम इनसे सीख सकते हैं कि किसी भी हालात में आप कमजोर नहीं पड़ सकते। और तो और जो भी आप सीखते हैं वो आपको लाइफ में काम जरूर आता है। खैर, 1857 तक इन्होंने बोस्टन, स्विट्जरलैंड और जर्मनी के स्कूल कॉलेजेस से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और अब ये फाइनेंस की दुनिया में काम करने को तैयार थे। लेकिन ये वो टाइम था जब इनके पिताजी लंदन शिफ्ट हो गए थे और उन्होंने जॉर्ज पी बडी एंड को नाम की कंपनी में पार्टनर बने। अपने पिता के रेफरेंस से जॉन को वॉल स्ट्रीट के एक बैंकिंग फर्म में काम मिल जाता है। यहाँ जॉन काम करते हैं और 1861 में ये खुद की जे पेरेपन मॉर्गन एंड को नाम की एक बैंकिंग फर्म स्टार्ट करने का फैसला लेते हैं। जॉन जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो उन्हीं के पिता की कंपनी का काम देखती थी और अब जब जॉन कंपनी खोलते तो उसमें भी ये अपने बापू की कंपनी के एजेंट के तौर पर काम करने लगते हैं। जॉन की कंपनी कोई जबरदस्त काम कर पाती है उससे पहले अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो जाता है और गवर्नमेंट रूल बना देती है कि 20 से 45 साल के सभी सिटीजन्स को वॉर ड्यूटी पर जाना होगा और अगर नहीं जाना तो इंसान को $300 पे करने होंगे, उसकी जगह कोई और चला जाएगा। अब जॉन के पास पैसा तो खूब था लेकिन हेल्थ भी ठीक नहीं रहती थी, ऊपर से काम अभी शुरू किया था, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो $300 दे देंगे। ये बात हो गई, लेकिन अब इन्होंने वॉर में ही कमाई का मौका निकाल लिया। जॉन सीमन स्टीवंस नाम के एक डिप्लोमेट की हेल्प से बल्क में कार्बाइन राइफल खरीदते हैं। प्राइस $3.5 पर यूनिट। तो उस टाइम की राइफल इतनी डेवलप नहीं थी। जॉन राइफल्स को थोड़ा मॉडिफाई कराते हैं ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सकें और फिर वही राइफल्स गवर्नमेंट को $22 पर यूनिट के हिसाब से बेच देते हैं। यानी उन्होंने इस डील से लगभग अपनी एसेट्स को 600% तक बढ़ा लिया था। अब इतना रईस बनता है, काम भी अच्छा हो गया तो पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा एक्शन तो बनता है।
सो एट द सेम टाइम ही फॉल इन लव विद अमेलिया स्टर्जेंस। दोनों की शादी होती है, लेकिन शादी के 4 महीने बाद ही अमेलिया की डेथ हो जाती है। रीजन टीवी। उस टाइम पर टीवी क्यूरेबल नहीं था। अब जब अमेलिया नहीं रहती तो ये अपना पूरा ध्यान काम में लगा देते हैं। 1871 में उनकी मुलाकात फिलाडेल्फिया के फाइनेंसर एंथनी जोसेफ ड्रेक्सलर से होती है। दोनों मिलकर ड्रेक्सल मॉर्गन एंड को शुरू करते हैं। बाद में यही कंपनी जेपी मॉर्गन एंड कंपनी बन जाती है और इसे ही हम जेपी मॉर्गन एंड चेस के नाम से फिलहाल जानते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बैंक इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटल। अच्छा, जेपी मॉर्गन मोस्टली अपने पापा की कंपनी और फाइनेंस के काम देखते थे और ऐसे में उनके सर्कल में काफी पावरफुल और वेल्दी लोग थे। अब इनके दम पर ये बड़ा काम करते थे। वो वेल्दी इन्वेस्टर्स को ऐसे बिजनेसमैन से मिलाते थे जिनके पास आइडिया और विजन तो होता था, लेकिन बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसी डील्स कराने पर जेपी मॉर्गन को तगड़ा कमीशन मिलता था। ऐसे कामों में उन्होंने अच्छी खासी वेल्थ बना ली, लेकिन इन्होंने लेगेसी बनानी थी। इसके लिए उन्हें बिजनेस करना था और इन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट था अमेरिकन रेल रोड सिस्टम, क्योंकि ये वो टाइम था जब अमेरिका में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तेजी से हो रहा था और ग्रोथ को स्पीड अप करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन को बड़े पैमाने पर बनाना जरूरी था और रेलवे इसका सबसे सस्ता और अच्छा साधन था। सरकार बड़े पैमाने पर रेलवे नेटवर्क बना रही थी। जेपी मॉर्गन को इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। वैसे आपको बता दें कि उस वक्त अमेरिका में ऑयल, स्टील और रेल, ये 3 सेक्टर बूम पर थे। ऑयल पर जॉन डी रॉकेफेलर का, स्टील पर एंड्रयू कार्नेगी की मोनोपोली थी, लेकिन रेलवे पर किसी एक कंपनी का कब्जा नहीं था, बल्कि कई छोटी छोटी कंपनियां थी। जेपी मॉर्गन ने अपना दिमाग चलाया और इन कंपनियों में इन्वेस्ट किया, जिसका असर ये हुआ कि इन कंपनियों के मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में ये इंटरफेयर करने लग गए। फिर कुछ समय के बाद अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर का इस्तेमाल कर मॉर्गन ने इन कंपनियों को मर्ज करना शुरू किया, जिससे रेलवे सेक्टर में कंपनियों की संख्या कम हो गई और अब जेपी मॉर्गन की कंपनियां रेलवे के फ्रेट को लेकर अपनी मर्जी चला सकती थी। यानी हम कह सकते हैं कि रेलवे पर जेपी मॉर्गन का कंट्रोल हो गया था, जिसके चलते यूरोपियन इन्वेस्टर्स का ध्यान भी रेलवे सेक्टर पर गया। लेकिन नॉर्मली इन्वेस्टर पैसा लगाकर अपना पैसा बढ़ाने यानी प्रॉफिट कमाने पर यकीन करते थे, लेकिन जेपी मॉर्गन जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते थे वो उस कंपनी को कंट्रोल करना चाहते थे। अपनी सोच के तहत जेपी मॉर्गन रेलवे नेटवर्क में लगातार इन्वेस्ट करते रहे और फाइनली 1879 में जेपी मॉर्गन ने नॉर्दर्न पैसिफिक रेल रोड में $40 मिलियन इन्वेस्ट किया, जिसके बाद अमेरिका की 1/3 रेल रोड पर इनका कब्जा हो गया। ये आपको सुनने में भले ही छोटी बात लग रही हो, लेकिन ये उस वक्त बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अमेरिकन शेयर मार्केट का 60% कैपिटलाइजेशन रेल रोड पर डिपेंड करता था। अमेरिकन इकोनॉमी उस वक्त बूम पर थी, दुनिया भर से इन्वेस्टर यहाँ पैसा लगा रहे थे, लेकिन 1893 में इस एक्सपेंशन पर ब्रेक लग जाता है। अमेरिकी इकोनॉमी डिप्रेशन में चली जाती है। ऐसे में फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालना शुरू करते हैं। नतीजा आपको पता है, शेयर मार्केट क्रैश होने लगता है, साथ ही बिजनेस भी बंद होने लग जाते हैं। अब सरकार ने सिचुएशन को ठीक करने के लिए $100 मिलियन का फंड बनाया, लेकिन साल 1895 आते आते ये फंड सिर्फ $9 मिलियन बचा। ये डिप्रेशन अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिप्रेशन माना जाता है। अब प्रेसिडेंट क्लीवलैंड से मिलने जेपी मॉर्गन जाते हैं और उन्हें इकोनॉमी की रिकवरी का अपना प्लान बताते हैं। मॉर्गन प्रेसिडेंट को बताते हैं कि वो अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर दोस्तों के साथ सरकार से 3.5 मिलियन आउंस गोल्ड खरीदेंगे, $65 मिलियन के गोल्ड बॉन्ड्स खरीदेंगे। प्रेसिडेंट के पास मॉर्गन के प्लान को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और आपको पता है, मात्र 22 मिनट में सरकार के सारे बॉन्ड्स बिक गए। इकोनॉमी में पैसा वापस आया और शेयर मार्केट रिकवर होने लगा और इन्वेस्टर भी वापस आने लगे। 1897 तक डिप्रेशन खत्म हो गया। इसके बाद जेपी मॉर्गन ने स्टील बिजनेस में कदम रखा, फेडरल रिजर्व नाम की एक कंपनी बनाई। 1901 तक एंड्रयू कार्नेगी काफी बूढ़े हो चुके थे और वो अपना स्टील बिजनेस सेल करना चाहते थे। जेपी मॉर्गन ने मौके का फायदा उठाकर कार्नेगी स्टील को खरीदने का प्लान बनाया। $480 मिलियन में कार्नेगी की कंपनी को खरीद लिया। इसके बाद फेडरल स्टील और कार्नेगी स्टील को मर्ज करके इन्होंने एक नई कंपनी यूएस स्टील बनाई। ये कंपनी इतिहास की पहली $1 बिलियन कंपनी बनी। प्रिसाइजली बोले तो कंपनी की वैल्यूएशन $1.4 बिलियन थी, जबकि अमेरिका के पूरे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का टोटल वैल्यूएशन $9 बिलियन था। और इस तरह जेपी मॉर्गन स्टील बिजनेस को भी कंट्रोल करने लगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि 1907 में एक बार फिर से अमेरिकन इकोनॉमी पर संकट के बादल मंडराए।
अमेरिका की सबसे बड़ी ट्रस्ट कंपनी निकरबॉकर बैंकरप्ट हो जाती है और बैंकों में कैश विड्रॉल पर रोक लगा दी जाती है, जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा बैंकों से उठने लग जाता है और वो अपना पैसा निकालने लग जाते हैं। इस घटना की वजह से कैश विड्रॉल अपने पीक पर पहुंच जाता है। सिचुएशन इतनी खराब हुई कि कैश विड्रॉल के चलते कई सारे बैंक्स दिवालिया होने लगे और तब गवर्नमेंट ने बैंक्स को कैश स्लो स्पीड में गिनने का ऑर्डर दिया ताकि कैश कम निकाला जाए। इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, जो जेपी मॉर्गन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन इकोनॉमी की हालत देखकर उन्होंने जेपी मॉर्गन के साथ मीटिंग की, क्योंकि उन्हें पता था कि सिर्फ वही अमेरिका को बचा सकते हैं। और मॉर्गन ने उन्हें निराश नहीं किया। जेपी मॉर्गन के पास प्लान था और इसके लिए उन्होंने उस वक्त के सभी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को लाइब्रेरी में तब तक बंद रखा जब तक कि उन लोगों ने जेपी मॉर्गन की बात मानकर पैसा नहीं इन्वेस्ट कर दिया। इन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकर से अपने कंपटीशन में पैसा इन्वेस्ट करने की बात कही। उन्होंने ऐसा ही किया, जिससे सभी बैंक्स को तो नहीं बचाया जा सका, लेकिन 3 हफ्ते में अमेरिकन इकोनॉमी रिवाइव हो गई। आपको लग रहा होगा कि वाह, लेकिन अमेरिका में जेपी मॉर्गन हीरो नहीं बल्कि विलेन माने जाने लगे, क्योंकि सभी को समझ में आ चुका था कि मॉर्गन जैसे बिजनेसमैन अपनी मोनोपोली बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी देश की अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि उन्हें अपने बिजनेस और पावर से मतलब है। जगह जगह उनके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। आखिरकार रूजवेल्ट, जो पहले से ही उन्हें नापसंद करते थे, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बिठाते हैं। दरअसल जेपी मॉर्गन ने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ मिलकर मनी ट्रस्ट नाम की एक फाइनेंशियल कम्युनिटी बना ली थी, जो इनडायरेक्टली पूरे देश के फाइनेंस को मैनेज करती थी। इसी तरह रेल रोड और बाकी बिजनेसेस में भी काफी लूप होल्स मिले, तो फाइनली यूएस हाउस बैंकिंग एंड करेंसी कमेटी यानी पूजो कमेटी इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई जाती है, लेकिन कमेटी अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट कर पाती उससे पहले ही 31 मार्च 1913 को जेपी मॉर्गन की मौत हो जाती है। अपनी मौत के समय जेपी मॉर्गन की नेटवर्थ आज के हिसाब से ऑलमोस्ट $25 बिलियन थी। 2000 में जेपी मॉर्गन की कंपनी का चेस कंपनी के साथ मर्जर हो जाता है और आज अब ये जेपी मॉर्गन एंड चेस के नाम से जानी जाती है। आज भी ये कंपनी $3 ट्रिलियन से ज्यादा की एसेट्स मैनेज करती है। ये थी जेपी मॉर्गन, यानी उस इंसान की कहानी जो अकेले अमेरिकी इकोनॉमी को कंट्रोल करता था। इन्हें फिनेंस वर्ल्ड का राजा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। साथ ही इसके अलावा आप किसके बारे में जानना चाहते हैं वो भी बताएं, और वीडियो पसंद आया तो दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।